हे दोस्तों, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम सिस्टम डिज़ाइनिंग को एक्सप्लोर करेंगे एंड एक नोड.जेएस में एक यूआरएल शॉर्टनर ऐप बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक स्केलेबल ऐप का सिस्टम डिज़ाइन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सिस्टम डिज़ाइन आज के समय में सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी आ गया है एआई से क्या है कि वो हमारे जितने भी कह रहे हैं कोड लिखने का काम होता है वो काम वो कर देता है, लेकिन अभी सिस्टम डिज़ाइन या किसी सिस्टम को आर्किटेक्ट कैसे करते हैं बिगनर से एडवांस लेवल तक और डिवॉप्स वाले कॉन्सेप्ट में उतना अच्छा नहीं है अभी। तो इसलिए कहते हैं अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो एआई है वो डेवलपर्स की जॉब ले लेगा। तो ये बात सही है, कहते हैं काफ़ी हद तक सही है कि एआई की वजह से मतलब थोड़ी जॉब्स में कहते हैं दिक्कत तो आएंगी, मतलब कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आएगी जो 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 डेवलपर्स हैं, कहते हैं, जो समझते हैं कि प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड लिखना ही होता है मतलब। लेकिन प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट ओनली राइटिंग कोड, इट्स अबाउट आर्किटेक्टिंग या डिजाइनिंग थिंग्स सिस्टम, कि हम सिस्टम को आर्किटेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि सिर्फ कोड लिखना ही कहते हैं प्रोग्रामिंग नहीं होती है। आपने देखा होगा कि क्योंकि कहते हैं कोड तो एआई लिख दे रहा है अभी, लेकिन कहते हैं अभी जो उन डेवलपर की डिमांड ज़्यादा होगी जो सिस्टम स्केल बना सकते हैं, मतलब कोई भी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम कैसे आर्किटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सोल्यूशन आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी इस टाइम पे। तो इसलिए हमें स्केलेबल सिस्टम कैसे बनाना है उसका कहते हैं, अगर मैं एक रियल वर्ड एग्जाम्पल दूँ कि कहते हैं क्यों ज़रूरत है अभी, तो इसे अगर आपको कोई घर बनाना है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर की। तो अभी समझ लीजिए कि लेबर वाला काम रिप्लेस होके मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मशीन्स आ गई, काफ़ी हद तक काम रिप्लेस हो गया है। तो मशीन्स को आप एआई समझ लीजिए, एआई की वजह से काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं कोड लिखने वाला काम होता था जूनियर डेवलपर का, वो रिप्लेस हो गया है एआई से काफ़ी हद तक, मतलब कम्प्लीटली नहीं, कुछ हद तक हो गया है। लेकिन कह रहे हैं जो कह रहे हैं घर का आर्किटेक्ट होता है, जो पूरा सिस्टम बनाता है कि कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, मतलब घर के बेसमेंट्स लेके ऊपर फ्लोर तक कितने फ्लोर बनेंगे आगे जाके, सारी चीज़ें कहते हैं जो आर्किटेक्ट होता है वो कह रहे हैं डिफाइन करके देता है। तो उनकी कह रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कोई मशीन नहीं होती, मतलब मशीन है लेकिन कहते हैं उस लेवल तक की नहीं होती है। तो इसलिए जो कहते हैं आर्किटेक्ट होते हैं उनका काम हमेशा रहता है, लेकिन कहते हैं काम जो छोटे लेवल होते हैं जो कहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है मशीन और कहते हैं वो आने की वजह से। जैसे जब बहुत पहले कंप्यूटर आए थे, कंप्यूटर आया था कहते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी जॉब्स गई थी, क्योंकि कंप्यूटर के आने के बाद काफ़ी जॉब गई थी, लेकिन काफ़ी जॉब क्रिएट भी हुई थी, क्योंकि उसके बाद से काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो गई जो हम नॉर्मल पेपर में या फाइल में स्टोर होती थी, वो एक्सेल में डेटाबेस में क्लाउड में स्टोर होने लगी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जब भी करंट टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो काफ़ी जॉब्स जाती भी हैं और काफ़ी जॉब क्रिएट भी होती हैं। तो इसलिए आपको अपडेट रहना होगा। इसलिए अभी के टाइम पे जो भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं उनके लिए सिस्टम डिज़ाइन सीखना इम्पोर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि अभी कहते हैं हमें जो भी ऐप बनानी पड़ेगी स्केलेबल ऐप टाइप का, तो उसमें हमें सिक्योरिटी का लेवल का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी कहते हैं यूजर्स भी एडवांस हो गए हैं। पहले जो कहते हैं छोटी मोटी साइटें होती थी उसमें कहते हैं दिक्कत नहीं होती थी, मतलब बड़े लेवल पे, मतलब यूजर को उतना पता नहीं होता था तो यूज़र उतना डीपली जाता नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि अभी सारे इंड यूजर भी हमारे एडवांस हो गए हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी है। तो अभी क्या है कि सिस्टम पे अटैक्स बढ़ गए हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि अभी नॉर्मल यूजर भी एसक्यूएल इंजेक्शन या कॉर्स स्क्रिप्टिंग वगैरह करने लगा है। तो हमें कहते हैं
ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कहते हैं, क्योंकि पहले पहले इतना दिक्कत नहीं होती थी नॉर्मल यूज़र के लिए कि सिस्टम हमें 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 क्या थे, बैकएंड स्ट्रॉन्ग रखना है अपना सिस्टम डिजाइन। पहले हम नॉर्मल वाई कोडिंग कर देते थे, उससे हो जाता था, लेकिन अभी वाई कोडिंग से काम नहीं चलेगा। आपने देखा था अभी क्लाउड प्लेयर वगैरह भी कहते हैं डाउन हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जगह कुछ चीज़ें मिस की हुई थी। तो इसलिए मैं कहते हैं आज सिस्टम डिजाइन थोड़ा कहते हैं, मैंने ये फर्स्ट वीडियो था मेरे चैनल का सिस्टम डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट के ऊपर। तो हमने एक स्केलेबल ऐप बनाया है, मतलब कि कैसे डिज़ाइन करते हैं एक यूआरएल शॉर्टनर ऐप। तो इसमें भी कभी लोग बोलेंगे कि कहते हैं आपने मतलब कोड पहले से कर दिया है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का राउट का पैकेजेशन में जो जो लाइब्रेरीज थी आपने कर दिया है, और IFGS भी आपने पहले से ही लिख दिया है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब पहले क्या होता था, हम कैसे सीखते थे कि एक प्रोजेक्ट होता था, हम कहते हैं मतलब वीडियो में देखते थे, और वो जैसे जैसे कहते हैं वीडियो में वो कोड लिखता था वैसे वैसे हम भी लिख के समझ के कहते हैं समझ के करते थे काम। लेकिन अभी क्या है कि कोड तो आप लिख ही लेंगे। कोड अब आपको ChatGPT क्लाउड काफ़ी AI टूल हैं जिससे आप कहते हैं कोड लिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि कैसे अंदर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, अब बैकएंड कैसे चलता है, और इनक्रिप्शन है, लॉगर, सर्विसेज क्रिएट करना, एनालिटिक्स, और रेडिस का कैसे यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में, या क्यू का कैसे यूज़ करते हैं। तो थोड़ा आपको चीज़ें एडवांस लेवल मतलब कहते हैं कैसे बैकएंड में कैसे वर्क करती हैं, वो चीज़ें सीखना पड़ेगा अभी, क्योंकि रेट लिमिटिंग क्या होती है, API गेटवे क्या होता है, थोड़ा कहते हैं अब कोड से हटके, क्योंकि कोड में आपको अगर सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर दे दूंगा अभी आपको, जैसे मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इतना किसी भी UI टूल पे इतना इसका फोल्डर स्ट्रक्चर डालेंगे तो वो आपको सारा कोड लिख के दे देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपको समझना है कि कहते हैं रेट लिमिटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, रेडिस क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, RabbitMQ क्या होता है, क्यूज क्या होती हैं, जॉब्स क्या होती हैं, इन सबको आपको समझना होगा। तो अभी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी कहते हैं अभी जो हम अब सीखेंगे, अभी जो जॉब डिमांड है अभी, वो कहते हैं सिर्फ कोड लिखने वालों की डिमांड नहीं है मार्केट में। अब कहते हैं कंपनी को चाहिए कि आप कहते हैं थोड़ा सोच सकें, मतलब कहते हैं कि सिस्टम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पहली बात तो, और दूसरी चीज़ मतलब सिक्योर कैसे बना सकते हैं अपने चीज़ों को, अपने ऐप को, क्योंकि अब कहते हैं सबसे ज़्यादा कंसर्न सिक्योरिटी का ही रहेगा। तो ऐसे मैं वापस ऐप पे आ जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई जाते हैं लेकिन सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। तो ऐसे मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर जैसे लोड बैलेंसर है, API नोड, ये थोड़ा डिवॉप्स वाली चीज़ों का है कहते हैं। जैसे लोड बैलेंसर क्या होता है कि एक पब्लिक सर्वर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल प्राइवेट सर्वर बना देते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन सारा पब्लिक सर्वर के अंदर चलता है। लेकिन जब भी कहते हैं ट्रैफिक हमारे पार बढ़ता है तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि मल्टीपल प्राइवेट सर्वर अपने अंदर बना देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो स्केल करता रहता है। मतलब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो कॉम्प्लेक्स रहता है चीज़ थोड़ी। कैश का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जिसे हमें कहते हैं बार बार DB में हमारे कहते हैं DB क्वेरी ना चले, तो इसके लिए हम कहते हैं कैसे में स्टोर कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद क्या आते हैं हम जब भी कहते हैं उस API को ही रिक्वेस्ट करता है किसी API पे, तो हम जो हमारा रेडिस डेटाबेस होता है इससे हम कहते हैं रिटर्न कर देते हैं, जिससे हमारे पास मल्टीपल API कॉल्स कहते हैं फ्रिक्वेंटली API कॉल्स हमारे DB पे नहीं आती हैं।
और डीबी के लिए भी हम कहते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए मल्टीपल रेप्लिकाज बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि रीड रेप्लिका और राइट रेप्लिका हम अलग अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी गेट की रिक्वेस्ट आती है एपीआई में वो हमारी रीड रेप्लिका से आती है, और जितनी भी पोस्ट या पुट की रिक्वेस्ट होती है वो हमारी राइट रेप्लिका से चलती है। तो इससे हमारे डीबी बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है। RabbitMQ क्या होता है, जॉब्स एंड क्यू तो आपने लगाया होगा अपने प्रोजेक्ट्स में, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें ज़्यादा नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और भी कई सर्विसेज होती हैं जो हम शेड्यूल कर लेते हैं, या जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं सर्विसेज हमारी, उनके लिए यूज़ होता है। एंड इस टाइम पे एनालिटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, दिखाना कि क्या डेटा जो हमारे पास आता है यूजर्स का, प्रोडक्ट्स का, उन सबको कैसे हम कहते हैं दिखाते कैसे, मतलब शो कैसे करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कितने यूजर्स हमारे आ रहे हैं, कितने डाउन कब हो रहा है, कब क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए हमें एनालिटिक्स और लॉगिंग के लिए की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था एक स्केलेबल ऐप। अभी मैं इसको डेवलप ही कर रहा था, लेकिन मैंने आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है। इसका सोर्स कोड आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट, मैं लिंक दे दूँगा गिटहब का। वैसे भी उसकी ज़रूरत है नहीं, आप थोड़ा अगर इसको समझेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, आप डॉकर क्या होता है, RabbitMQ, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं डॉकर का लिंक दे दूँगा, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। और उसके बाद क्या डिस्कस करना था हमें, हाँ, इसका आर्किटेक्चर, ये था, इसका डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप इतना फोल्डर स्ट्रक्चर जो है कहते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, इतना भी अगर आप किसी भी AI टूल में डालेंगे तो आपको पूरा कोड मिल जाएगा, लिख के वो दे देगा सारी चीज़ें, बेस 64 इंक्रिप्शन कैसे करते हैं, लॉगर JS, IFJS, सारी चीज़ें। तो है मेरे से मैं आपको package.json से दिखा देता हूँ कि क्या किया हमने। तो डिपेंडेंसी यूज़ की है हमने, एक्सप्रेस तो यूज़ होता ही है, Node.js में आपको पता है, डेटाबेस में PostgreSQL यूज़ किया है मेन डेटाबेस, और जो कैश डेटाबेस है वो Redis यूज़ किया है हमने। RabbitMQ यूज़ किया है जॉब्स एंड क्यू के लिए, Socket.io वेब सॉकेट के लिए, .env है, और रेट लिमिटिंग के लिए एक्सप्रेस रेट लिमिट यूज़ किया है, हेलमेट सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया है, कोर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया है, और वैलिडेशन के लिए, जैसे मैं आपको validator.js दिखाता हूँ, जिसमें हमने जॉय यूज़ किया है, जिसमें हम जो भी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आ रहा है URL का, उसको वैलिडेट करते हैं कि रिक्वायर URL एम्प्टी है या कुछ रॉन्ग URL है, उस टाइप से। तो वैलिडेशन के लिए हमने जॉय यूज किया हुआ है। और URL सर्विस में आकर आपको दिखा दूँ, सर्विसेज में URL सर्विस, डेटाबेस है, Redis है, बेस 64 इंक्रिप्शन ये है, जिसमें हमने कस्टम बनाया हुआ है, मतलब इसके 4 सेट बेस 64, और ये बिना किसी लाइब्रेरी की है। अभी तो कस्टम हमने इनकोड डिकोड और जनरेट रैंडम टोकन बनाया हुआ है। तो URL सर्विस हमारी मेन सारा बिजनेस लॉजिक इसमें लिखा हुआ है हमारा। तो क्रिएट शॉर्ट URL है, इसमें ओरिजिनल URL लेते हैं, यूजर ID, कस्टम कोड, अटेम्प्ट होता है मैक्स अटेम्प्ट। तो बेसिकली शॉर्ट URL के लिए हम जितने भी आप शॉर्ट URL यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के देखते हैं, या किसी भी शॉर्ट URL वेबसाइट का जो होती हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप लिंक डालते हैं और उसका एक शॉर्ट लिंक मिल जाता है आपको। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि उस लिंक को लोग स्टोर कर लेते हैं और एक आपको कोड मिल जाता है। तो लोग DB में चेक करते हैं उस कोड, अगर वो कोड मिलता है तो वो आपको ओरिजिनल URL उस कोड से रिलेटेड जो ओरिजिनल URL होता है उसको रिटर्न कर देते हैं। जैसे
जो उसकी वैल्यू है ना यूआरएल्स की, इंसर्ट इनटू यूआरएल से एक शॉर्ट कोड होता है, क्योंकि एक ओरिजिनल यूआरएल होता है, एक यूजर आईडी होती है। तो यूजर आईडी के बेसिस पे ओरिजिनल यूआरएल स्टोर कर लेते हैं वो लोग, और शॉर्ट कोड के साथ आपको यूआरएल मिल जाता है। तो जब आप शॉर्ट कोड वाला यूआरएल हिट करते हैं तो डीबी में वो चेक करता है कि शॉर्ट कोड एग्जिस्ट है, जिस जहाँ मिलता है उसका वो ओरिजिनल यूआरएल रिटर्न करके वो पेज ओपन कर देता है, मतलब ओरिजिनल यूआरएल का। तो शॉर्ट यूआरएल की जितनी भी सर्विसेज होती हैं इस टाइप से वर्क करती हैं। जो आपको एक छोटा सा मिल जाता है यूआरएल, वो एक शॉर्ट कोड की तरह ही होता है, ओरिजिनल यूआरएल टीवी में होता है। तो ऐसे ही यूट्यूब के और उन सब के शॉर्ट यूआरएल वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं मतलब इसको भी हम नॉर्मल सिस्टम की तरह बना सकते हैं कि एक वेब कोडिंग करना हो तो नॉर्मल एक हम डी बना लें और एक फंक्शन और एक सर्विस, हमारा काम हो गया। लेकिन इसको स्केलेबल बनाने के लिए हमने रेडियस वगैरह का यूज किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका, हमारा गेट ओरिजिनल यूआरएल। तो इसमें मैंने बताया कि शॉर्ट कोड स्टोर कर लेते हैं इसका। हम यूआरएल में एक शॉर्ट कोड गेट करते हैं और उसको एक ऐसे की बना के रेडियस में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद यूआरएल से गेट कर लेते हैं जहाँ पे हमारा यूआरएल शॉर्ट कोड होता है और एक्टिव ट्रू होता है। तो उस यूआरएल को हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, एंड क्लिक भी उसका ट्रैक कर लेते हैं कि कब क्लिक हुआ है, एंड लॉगर में स्टोर करते हैं। यहाँ से हम लिंक को भी ट्रैक कर सकते हैं कितनी बार क्लिक हुआ है वो, एंड स्टेट्स भी गेट कर सकते हैं नल टेस्ट दिखाने के लिए। तो ये था हमारा पूरे होल प्रोजेक्ट का मेन बिजनेस लॉजिक, जिसमें हम यूआरएल क्रिएट करते हैं, शॉर्ट यूआरएल गेट करते हैं, रेडियस की बनाते हैं एक प्रीफिक्स ऑन एंड शॉर्ट कोड से। अगर आपने रेडियस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था रेडियस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे रेडियस में हम डेटा स्टोर करते हैं की और वैल्यू के बेसिस पे, जिसमें रेडियस की की बनती है और उसमें वो वैल्यू रहती है। तो इस टाइप से उसका आर्किटेक्चर होता है। लास्ट वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं रेडियस डेटाबेस समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा गेट ओरिजिनल यूआरएल, ट्रैक लिंक एंड ट्रैक क्लिक और स्टेट्स। ये था हमारा होल बिजनेस लॉजिक। तो कोड आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको रन करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।